अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सबसे पहले आए हैं। 5 मार्क देंगे एक्स्ट्रा। इसके माशाल्लाह। काम स्टार्ट है। इसके कार्ड सर आपने इसका सीआर बना दिया है? शुरू में ही फर्स्ट क्लास में ही बनाया था हमने तो। इसको ये ग्रुप पे प्राइवेसी किसने हटाई है? चेंज क्यों कर दी प्राइवेसी? इन्हें बहुत शौक है, पता नहीं नहीं ना, इस पे प्राइवेसी लगी हुई थी, शायद आपने ही मेरा तो चेंज नहीं करी। पहले मैंने प्राइवेसी लगाई, फिर ये इनका मुझे पर्सनल मैसेज आया, तो खोलो यार खोलो, मुझे काम है। तो बोलो ना। नहीं नहीं, बंद कर दें बस। प्राइवेसी मत लगाए। ऑनलाइन कौन सा ग्रुप है? बस जो रह गए बाकी वही हैं सब स्टूडेंट्स। तकरीबन मेरा ख्याल है 4 5 6 स्टूडेंट्स की तो हो गई है प्रेजेंटेशन पिछली क्लास में। हाँ, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे। वो तूने कर लिया है, हम पे ऐसा है। बेशरम। बाकी ग्रुप अच्छा, अब्दुल मन्नान हाशमी। अब्दुल मन्नान नहीं है, अब्दुल कदीर लाशारी, अहमद आलम, हयान खनानी मेरा नाम नहीं आता। और रिदा फातिमा, शाहजेद शाहजेद मुश्ताक, ये भी नीचे है। सैयद दाऊद आफ्ताब। बाकी जिसका नहीं है तो फिर वो ब्लैक बोर्ड का इशू तो नहीं है, बिल्कुल इशू है। वो होगा। हाँ वो बोले फील करो। ऐसे नहीं है, क्या करें भाई? सही है, वो कोई मसला नहीं है। सीआर को नाम लिखवा दें, फिर ये लगवा देंगे। सर यार बस नाम से नाम रखता हूँ। नहीं, नोट कर लेंगे आपका नाम ना। बोलते प्राइस करो। ये वाकई ये आए थे। इनको फ्राइज खाने से क्या मिलना है? अच्छा भाई, मुदारबा। ये नहीं, प्रेजेंटेशन हम उसी तरह लेंगे जिस तरह प्रीवियस वीक हमने लिए ना, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद। मेरे ग्रुप में
अच्छा, एक ये मुराबहा है, दूसरा मुशारका है। पहली सेल की है, फिर क्या चल रहा है? यार पेड़ उसमें से भी 3 वालेकुम। हाँ, अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में मुशारका की बात हो रही थी। इससे पहले मुराबहा हमने पढ़ लिया। मुशारका जॉइंट वेंचर सिस्टम है जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा लोग शरीक होते हैं। आपको, हाँ, मुशारका जिसके अंदर शिरकतदारी है। अलग अलग बैठो, दूर दूर, वहां से उठो, आप भी उठ जाओ, आप भी थोड़ा सा इधर इस तरफ आओ, एक इस तरफ आओ। अच्छा, मैंने बताया था कि 2-3 हदीसें कोट की थी यहाँ पर। अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि मा शरीकैन, नबी अलैहिस्सलाम का फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुराका के ऊपर हाथ होता है, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा लोग जो शराकत दारी के साथ मामला कर रहे होते हैं, शरीक होते हैं, तो अल्लाह का उन पर तीसरा हाथ होता है और वो उसके अंदर बरकत का जरिया बनता है। ये रही वो हदीस। और जब तक कि वो दोनों पार्टनर आपस में खयानत ना कर लें, अगर वो खयानत कर लेते हैं तो उनकी तिजारत से बरकत भी उड़ जाती है। और दूसरा ये कि फिर उस तिजारत का आगे चलना भी मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफा उन खयानत। अच्छा, तो डायमेंशन मुशारका के अब प्रॉफिट का रोल क्या होगा, यानी कि जब ये डायमेंशन मुशारका हो रहा है तो इसमें नफा की कंडीशन, उसके उसूल कवानीन क्या होंगे, वो बदलते रहेंगे 2 चीजों के एतबार से, अकॉर्डिंगली टू 2 थिंग्स। वो क्या होंगी? पहली बात ये होगी कि टाइम ड्यूरेशन वाइज कि आपने कितने वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट वहां पर लगाई है, इन्वेस्ट की है। दूसरा ये कि अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती है या कम होती है तो उसके एतबार से भी आपका प्रॉफिट क्या होगा, मार्जिन उसका बढ़ेगा, कम होगा। प्रॉफिट लॉस सेम रहता है, जितना आपको परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा उतना ही नुकसान भी हासिल होगा। इसी तरह ये भी देखें कि मिसाल के तौर पर 6 महीने का मुनाफा आपका 50-50% के रेशो के हिसाब से था, उसके तनासुब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तकसीम हो रहा था। अगले 6 माह का जो मुनाफा है उसके तनासुब आपका जो है वो बदल गया, वो हो गया 30-70। वो किस एतबार से? इस कंडीशन वाइज कि आपने इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट के अंदर लगाई है, या आपके शेयर जो है वो ज्यादा हो गए या कम हो गए, उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, बढ़ कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। हर महीने एक जैसा रहना जरूरी नहीं है, सेम एज इट इज कि भाई 50-50% ही रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये डायमेंशन मुशारका के अंदर चूंकि उस एतबार से अमाउंट जो है वो आपका दूसरा भी खरीद सकता है, इसी तरह उसमें प्रॉफिट ऊपर नीचे भी जा सकता है। वो मिसाल के तौर पर जिसका ज्यादा हिस्सा लगा हुआ है और इक्वलिटी नहीं है, यानी कि क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू मुफावदा इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, शिरकते मुशारका की कौन सी कंडीशन में, डायमेंशन के अंदर अनइक्वल शेयर्स हैं लोगों के, यानी कि उन्होंने गैर बराबरी के तौर पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हर एक का प्रॉफिट फिर अलग हो जाएगा।
जितना जिसने अपना जो है इन्वेस्ट किया हुआ है उसका उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब आगे देखो, रूल्स में बात चल रही है, रूल्स ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। इट इज नॉट परमिटेड, अच्छा ये वाला है, पार्टनर्स कैन ऑल्सो एग्री डेट, कहां चला गया, डेट फॉर एग्जाम्पल इफ प्रॉफिट is rupees 1 million, it will distributed at ratio of 50-50%, and excess profit above rupees 1 million will be distributed at ratio of 70-30%, जो मैंने आपको अभी बताया। Rules of profit determination, it is not permitted to start the allocation of profit among the partner unless the operation cost, expenses and taxes are deducted in calculating the profit and the capital of sharika is maintained in fact। अब देखें डायमेंशन मुशारका के अंदर शराकत दारों के दरमियान ना मुनाफा जो है प्रॉफिट, ये तकसीम जब शुरू करने की इजाजत हर एक को नहीं है, यानी कि प्रॉफिट किस एतबार से कौन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब तक के मुनाफे के हिसाब से तमाम अखराजात एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं, उसके अलावा जो भी टैक्सेस लागू होते हैं या उसके अलावा और भी जो खर्चे हैं, ये नहीं होता कि भाई मिसाल के तौर पर 1 करोड़ का कारोबार हो रहा है जिसमें 2 इन्वेस्टर हैं डायमेंशन मुशारका के एतबार से। अब उसमें होना तो ज्यादा मुनासिब यही है कि बराबर सराबर तकसीम हो दोनों की, यानी कि दोनों ने इक्वल इन्वेस्ट किया हुआ हो। लेकिन अगर वो नहीं भी है, बहरहाल आगे पीछे ऊपर नीचे भी है, तो भी उसकी कंडीशन क्या है कि जब आपको प्रॉफिट हासिल हो गया मंथली वाइज, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ पर आपको 2 लाख प्रॉफिट हासिल हो गया, तो ये प्रॉफिट इसी तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, बल्कि सबसे पहले उनमें से क्या सारे एक्सपेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे, जितनी भी कॉस्ट आ रही है चीजों की वो भी माइनस मिनहा उसको कहा जाता है अरबिक के अंदर। और क्या निकलता है, और यानी कि सारे एक्सपेंसेस होने के बाद। लेकिन डायमेंशन मुशारका के अंदर असल में ऐसा होता है ना कि जो है वो जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना और इक्वल नहीं है आपका मामला सारा, तो बंदा तो हर एक यही समझ रहा होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुफावजा की ना, गैर है मुफावजा की। मुफावजा में तो ये होता है कि इक्वल आप सब जो है ना बराबर शेयर्स करते हैं। अब उसमें क्या होता है, चूंकि शिरकत मुफावजा के अंदर एक जैसी अमाउंट आपकी बाकी नहीं रहती है, क्योंकि आप शिरकत मुफावजा कह रहा हूँ, शिरकत डायमेंशन मुशारका उसी कंडीशन पे करते हैं कि आपका शेयर जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे। आप वादा करते हैं अगले के साथ, प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरे शेयर खरीदेंगे। तो चूंकि सेकंड पॉइंट पर हमने उसका रूल ये पढ़ा कि प्रॉफिट भी उसका सेम नहीं रहता है। तो अब देखें इंसान के जहन में, इंसानी दिमाग है कि एक ही बात रहती है, वो ये है कि भाई मुझे जो पहले प्रॉफिट आप दे रहे थे ना, तो वो प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए, ये इंसानी फितरत है। और हालांकि डायमेंशन मुशारका के अंदर आपके शेयर जो है वो दूसरा भी खरीद रहा होता है, तो वो कम हो रहे होते हैं, उसके एतबार से प्रॉफिट भी कम होता है। तो अब जब उसको कम पैसे मिलते हैं ना, तो फिर इंसान ये बोलता है कि भाई ये जो है मेरा नुकसान हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना, ये बात होती है। तो इसीलिए मसला क्या है कि डायमेंशन मुशारका के अंदर प्रॉफिट जब मिल जाएगा ना, तो तब भी सारे एक्सपेंसेस, टैक्सेस, हर चीज को देखा जाएगा कि वो कंप्लीट हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं, क्योंकि वो भी इन इक्वलिटी के एतबार से वहां से हर एक के हिस्से में से, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट में से आगे पैसा जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर टैक्स फॉर एग्जांपल हमारे 2 करोड़ के कारोबार के ऊपर 1 लाख रुपए का लगा, तो एक बंदे के 70% उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट है, एक का 30% है, तो 70% वाले का उस 1 लाख टैक्स के अंदर 70% ही पैसा जाएगा ना, और अगले का कितना जाएगा, 30% ही जाएगा। और ये पैसा कहां से निकलेगा, जो फायदा होता है उसमें से निकलता है, प्रॉफिट से ही तो निकलेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट से थोड़ी ये पेड किया जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे पेड किया जाएगा? मैं कह रहा था कि यानी कि जो आपको नफा होता है ना, उसमें से सारा कुछ टैक्स हर चीज निकालने के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा
एज पर जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से। ये चीज नहीं समझ आई, कोई मसला है इसमें है तो फिर अच्छी बात है। थोड़ा सा और क्या मसला क्या आ रहा है वो बताओ ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन कॉस्ट एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं तो माइनस करके हाँ फिर देखें लास्ट में ये लिखा हुआ भी है कि इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड द कैपिटल ऑफ द शरीका इज मेंटेन इंटैक्ट, यानी कि जो शरीकों का उसमें पैसा खर्च किया हुआ है, लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अपनी जगह बाकी रखना ये जरूरी है। यानी कि मेन जो आपका बिजनेस का प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो अपनी जगह पे बाकी रहना जरूरी है। ये डायमेंशनिंग मुशारका के अंदर लाजमी है, क्योंकि अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उससे आप किसी चीज को माइनस करेंगे, मिन्हा करेंगे, तो ये डायमेंशनिंग मुशारका के अंदर मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि हर एक का हिस्सा उसके अंदर क्या है, डिफरेंट है, अलग है। समझ आई नहीं बात? इसीलिए जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है ना जो इन्वेस्ट हुआ है उसको नहीं छेड़ सकते। प्रॉफिट में से ही सारे आपने एक्सपेंडिचर वगैरह जितने भी खर्चे होंगे ना वो किए जाएंगे। मुशारका टर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ शिरका इफ सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज इन शेप ऑफ लिक्विडिटी फिक्स्ड एसेट्स फॉर्म। अच्छा वो दबा हुआ है ना, इसकी वजह से आगे नहीं गई स्लाइड। अच्छा, at the time of termination of shirka, if some part of capital is shape of liquidity fixed assets form, it will be sold to convert into liquid, or its market value will be taken, and on the basis of market value, both liquid and illiquid assets will be distributed. देखें मुशारका को खत्म करने के जो तरीके हैं ना वो कई सारे हैं, मुख्तलिफ अंदाज है उसके। अगर मुशारका को टर्मिनेट किया जा रहा है, डायमेंशनिंग मुशारका को अगर खत्म किया जा रहा है, तो उसकी सूरत क्या होगी? जब आपने डायमेंशनिंग मुशारका बिजनेस को खत्म किया, जिसमें मिसाल के तौर पे हम दो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, और इस बुनियाद पर किया हुआ था कि मैं इनके शेयर खरीद लूंगा या ये मेरे खरीदेंगे या ये मुझे दे रहे हैं अपनी तरफ से, इस तरीके से। अब इस मामले को हमने खत्म करना है, तो जब हम खत्म करेंगे तो खत्म करने की सूरत में हमारे पास पीछे जो कैपिटल है वो शेप ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स होगा या फिर इलिक्विडिटी एसेट्स की सूरत में होगा। यानी कि उसकी कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होंगे, इस सूरत में हमारा वो टर्मिनेशन होगा मुशारका का कि हमारे पास एक ऐसी चीजें मौजूद है, ऐसा सामान मौजूद है जो एक मुकम्मल जो है ना फिक्स रेट पर हमें हासिल होता है, जिनको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है, या फिर इलिक्विडिटी एसेट्स की शक्ल में। देखें दो ही सूरतों में होगा, हमारे पास कैश मौजूद है, ये भी कंडीशन है, या फिर हमारे पास सामान मौजूद है। आसान कर लें इसको, इन दो ही सूरतें होंगी, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं होगी। भाई कैश एसेट्स, कैश कैपिटल क्या होता है कि आपके पास रुपया मौजूद है, जब हम इस बिजनेस को खत्म कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा मौजूद है अकाउंट में या हाथ में मौजूद है। बात समझ आ रही है? या दूसरा, जो हम उससे कारोबार कर रहे थे उस कारोबार का सामान हमारे पास मौजूद है, जिसको खाम माल भी कहा जाता है, जो भी है। तो एसेट्स इन दो ही सूरतों में हमारे पास होगा, जब हम डायमेंशनिंग मुशारका को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आगे आपको ये समझाएंगे यहां पर कि अगर वो एसेट्स लिक्विडिटी फॉर्म में है या इलिक्विडिटी फॉर्म के अंदर है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट फिर कैसे करेंगे शरीकैन के ऊपर। जो दो या दो से ज्यादा लोग शरीक हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ यही बात आगे हम कर रहे हैं, आ रही है। इससे पहले की बात समझ रहे हैं कि हमारे पास ये दो सूरतों में ही चीजें मौजूद होंगी, ठीक है। अगर तो कैश है तो बड़ा सिंपल है, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसके एतबार से उतना ही प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, जितना डायमेंशनिंग मुशारका में जिसने जितना इन्वेस्ट किया था उसको उतना मिल जाएगा। प्रॉफिट की बात आ रही है आगे। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट से देखें, प्रॉफिट की बात हम अभी आगे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट की, जो कैपिटल हमारे पास मौजूद है,
प्रॉफिट पे आगे आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। अभी इसी को जरा हल कर लेना आप। हाँ जी। करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, अब वो 80 लाख हो गए, वो भी डिवाइड करके रेशो के वाइज ही होगा ना। नहीं, देखें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है ना, जिसमें से शरीकेन है, दो लोग होंगे कम से कम। ये सिर्फ एक बंदे का नहीं है, वरना तो मुशारका ही नहीं होगा। मुशारका उस कंडीशन में है कि 1 करोड़ तो है लेकिन 2 बंदों का है। चले, हमने आधा आधा, मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया, आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो अब हमारे पास कैश ही बचा हुआ है। 1 करोड़ है और उससे ऊपर भी है, तो 1 करोड़ की अभी हम बात कर रहे हैं। 1 करोड़ उसी तरह 50-50 लाख रुपए हमें दोनों को मिल जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। लॉस की तरफ भी आ रहे हैं, लॉस की तरफ भी आ रहे हैं। पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, फिर लॉस की भी कर लेते हैं। तो ये कंडीशन समझ आ रही है। तो हमने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो मेन कैपिटल था हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट था, वो डिवाइड हो गया। अब उसके बाद हम आएंगे प्रॉफिट की तरफ, ठीक है ना। अभी इस चीज को इधर ही छोड़ दें। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि कैश नहीं है, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, हमारे पास सामान है। जब हम बिजनेस कर रहे थे उधर पैसा इन्वेस्ट हुआ था, हमने जगह खरीदी थी, चीजें खरीदी हुई थी, जो कुछ भी था, उन चीजों को भी हम किस तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो चीजों को हम मार्केट रेट के हिसाब से सेल आउट करेंगे। जो फिर पैसा मिलेगा वो फिर हमारे प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट के एतबार से हमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब आ जाए इनकी तीसरी बात की तरफ कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अब वो बाद में देखा जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट हो रहा था तो तमाम एक्सपेंडिचर, तमाम टैक्सेस, हर चीज पेड करने के बाद उनमें से फिर जितना परसेंटेज हमारे प्रिंसिपल अमाउंट वाइज जो भी परसेंटेज होगा वो हमें दे दिया जाएगा। या जितना लॉस हुआ था फिर वो लॉस हमारे मेन प्रिंसिपल अमाउंट से मिनहा यानी कि माइनस किया जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ सर, तक? वो ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था। क्या था? आप बोले जो करोड़ रुपए के बाद चीजें डिवाइड होती है वो समझ आती है करोड़ के बाद, लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ही करोड़ रुपए की और वो इन्वेस्ट और सर हमने बचा 80 लाख रुपए हमारा, अच्छा, सही। तो लेकिन वो भी अब डिवाइड 70-30 होगा या 50-50 होगा ना, प्रॉफिट जो उसके रेशियो से इन्वेस्ट करा होगा। हाँ, जब आपने सामान बेचा वो कम में बिका, 1 करोड़ का था लेकिन 80 लाख आ गए, वहां लॉस हुआ। तो जब ये लॉस हुआ तो जो आपने इन्वेस्ट किया था ना, उसी के ही एतबार से ही आपको वो मिलेगा पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट। अब तो कंप्लीट नहीं मिल सकेगा, अब तो नुकसान हो रहा है ना। तो नुकसान भी आपका, हमने पहले ही बात करी है कि प्रॉफिट जितनी परसेंटेज वाइज मिलता है उतना ही लॉस भी मिलता है। अगर नुकसान भी होगा तो वो भी सेम परसेंटेज वाइज ही होगा, वो कोई बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। अच्छा, इफ illiquid asset is sold and transferred in liquid form, it is called physical liquidation। क्या मतलब समझ आ रहा है? If market value of illiquid asset is taken, it is called constructive liquidation। क्या समझ आया? वही बात जो आप सीवीओ आने से पहले कर रहे थे। सीवीओ आया नहीं था और पहले से जो कर रहे थे, तो अब आ गया सीवीओ। अब यहां पर ये वही बात बता रहे जो इन्होंने अभी पहले करी है कि अगर देखें इलिक्विड फॉर्म के अंदर वो मौजूद है और आपने उनको फिर लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर लिया, चेंज कर लिया, यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पे साजो सामान, ये एसेट्स था जो आपने पहले खरीदा था और इसी से आपका बिजनेस चल रहा था, आपने जगह खरीदी थी, कुछ भी आपने उससे परचेज किया था, अब उसको आपने मार्केट वैल्यू पे सेल कर दिया, तो अब वो लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया। इसको कहा जाता है फिजिकल लिक्विडेशन, यानी कि हाँ करें तो जैसे करोड़ रुपए की जगह है, ठीक है, वो बिकी 1 साल, जब मैंने अपने बाद अपना बिजनेस बन गया तो जगह हो गई 1,70,00,000। हाँ, तो सर वो जगह में जो 70 लाख नफा है वो भी तो रेशो वाइज डिवाइड होता है। हाँ, वो प्रॉफिट में जाएगा। सबसे पहले तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो असल रकम है ना, वो जब पूरी आ गई पहले वो डिवाइड होगी, वो डिवाइड होने के बाद फिर प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। वो भी लेकिन रेशो वाइज डिवाइड होगा, रेशो वाइज होगा। गुड टीचिंग। यानी कि ऐसा नहीं होता,
देखें, ऐसा नहीं होता कि आप ये समझें कि वो चूंकि मैंने अपनी महारत से वो प्लॉट बेचा है और मैंने इतनी अच्छी जगह लिया था, इसमें वो पार्टनर का क्या हिस्सा है, तो ऐसा नहीं होता। वही यही ख्याल है। आपने जो हदीस अभी शुरू क्लास में, स्टार्ट क्लास में हदीस सुनी, वो यही थी कि यही तो ख़यानत है, और ख़यानत क्या होती है। कर्जा माफ करने का कोई तरीका? कर्जा माफ करने का, उसमें कोई गलत माफ करवाने का कर्जा असल में देखें, इस्लाम शरीयत तो ये कहते हैं कि आप कर्जा ले ही ना। पहली बात तो ये है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने उसको पसंद नहीं फरमाया, और आप अलैहि सलाम ने उन सहाबा की नमाज जनाजा ही पढ़ने से मना कर दिया जिन्होंने कर्ज लेकर और इंतकाल कर गए। फिर किसी और सहाबी ने उसकी जिम्मेदारी ली, तो फिर नबी अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ाया, वरना आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हाँ, अब अगर कोई लेके फंस गया तो अब उसका ये है हल तरीका कि आइंदा तो जिंदगी में बिल्कुल ना ले, तौबा कर ले इस अमल से। और दूसरा, उसके लिए भाई बहुत जबरदस्त वज़ाइफ है, वो आप पढ़ें। सूरह कौसर का वजीफा है, वो आप पाबंदी से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे और वो कर्जे से आपकी जान छूट जाएगी, अगर आप मुखलिस हुए तो। बताइएगा। हाँ, अगर आप मुखलिस होंगे तो ये काम करेगा। और इखलास क्या है कि जब आप ले रहे हो तभी ये नियत करें कि यार मैं वापस भी दूंगा। अगर आपने उसी वक्त ये नियत करी थी कि मैं दूंगा ही नहीं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। हाँ, आप किसी पे कर्ज भर दिया, कोई हमसे पैसे लेके आया, अब आपने पैसे नुकसान कर दिया, लेकिन आप देने के लिए नहीं तो क्या? हाँ, तो बस यही तो मसला है ना, कि अगर कर्जा आप जब हासिल कर रहे हैं और तभी आपकी नियत ही खराब है कि यार मैं इनको वापस दूंगा ही नहीं, मेरा इरादा ही नहीं है, तो अब यही होता है कि आप क्या करते हैं कि जब आपकी नियत ये है ना, वो तो उधर तो देना ही देना है। सर, अगर कोई और आपकी जमानत दे ले कि मैं पैसे दूंगा, हाँ, तो जिंदा है, दोनों जिंदा है। और सर मजे की बात ये है कि देने जो सीखो वो बोले भी नहीं कि मेरे फिर क्या करेंगे। देखें, इसीलिए जो है ना मसला ये है कि दुनिया के अंदर दे देना ये आसान है, लेकिन आखिरत के अंदर देना ही मुश्किल काम है। आखिरत में आपको अफसोस होगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी। सर, मेरे पास एक और सवाल है। अब सर, एक बंदे के को किसी को देते 10-15 लाख, करें चलिए। अब उसके 25 लाख की गाड़ी है, अब गाड़ी नहीं बेचूंगा, लेकिन करता एक साथ बात। हाँ, तो ये ज्यादती है, क्योंकि भाई जो देखें गाड़ी है ना, ये जरूरत की चीज नहीं है। उलमा ने, फुकाहा ने लिखा है, जिस तरह फ्रिज है, टीवी है, ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है। हमारे लोग समझते हैं एसी है, ये हमारी जरूरत की चीज है। ये जरूरत से इजाफी ख्वाहिशात वाली चीज है, ये ख्वाहिशात में आती है, क्योंकि एसी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, गाड़ी के बगैर जिंदगी रुकनी नहीं है। हाँ, खाने के बगैर जिंदगी आपकी रुक सकती है, कपड़े के बगैर रुकेगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत अशद जरूरत है। तो जब आपकी जरूरियात से इजाफी चीज आपके पास है और आप फिर किसी का कर्ज वापस नहीं भी करते उसको बेचकर, तो ये भी आदमी गुनाहगार है। अब मेरे को किसी को कर्ज देना है, हम पैसे में तो कर्ज डिवाइड करके देना है, लेकिन बंदे को बोले मेरे को कर्ज नहीं देना। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वो मुकर गया, इसका मतलब है कि अब उसने अपने आप को खुद फंसा दिया। अच्छा, हाँ, अब क्या होगा कि अल्लाह इसका दुनिया में इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा वो जाया भी करेंगे पैसा, और आखिरत में जो इसकी ये है ना इतनी बड़ी बड़ी नेकियां चली जाएंगी कि ये हैरान रह जाएगा। ये कहेगा कि काश मैं इसको दुनिया में डबल ही कर्जा दे देता और मेरी जान बच जाती। जो आदमी मुकर जाए, अब अहमद है, अहमद को मुझे 20 लाख रुपए देता है, ठीक है, ठीक है, इसने मुझे 20 लाख रुपए देता है। अब मैं हूँ जिसने किसी और के पैसे नहीं देते, ठीक है, अब वो जो कोई और है उसने इसको 20 लाख रुपए देना है। अच्छा, नहीं, ठीक है, अब ये बोलते रमता भाई आपने उसको पैसे देने थे और उसने मुझे पैसे देने थे, तो आप
यानी कि आप वो वाला भी पैसा आपके पास है। रुकिए रुकिए वैसा ही पिक्चर हो गया। इन्होंने मुझे 20 लाख दे रहे थे, सही है, आप आपने मुझे 20 लाख दे रहे थे। अब ये बोलते हैं कि हमजा भाई सर से ले लेना 20 लाख, अच्छा ठीक है, तो ये बड़ी जिम्मा है या ये अभी भी फंसे हैं? और सर बोलते हैं मैं दे दूंगा। हाँ, अगर देखें ऐसी सूरत है ना, और फिर ठीक है, ये आपको भी कह देते हैं और मैं भी उसको जो है ना बिल्कुल मान लेता हूँ। तो इस चीज को लाजमी जो है ना आप इन रिटर्न में ले आए, आओ भाई, इन रिटर्न में लाना जरूरी है। हो गया सर। बस रिटर्न में ले आए ताकि फिर ये बरी जिम्मा है, इनकी जान छोड़ जाएगी फिर। हाँ और देने 20 लाख और वो मानता भी है लेकिन देता नहीं, उसमें क्या करना? यानी कि इसी कंडीशन में तो वही ना, आप इन रिटर्न लिखें। अगर इन रिटर्न नहीं आ रहा ना तो फिर ये जिम्मेदार नहीं बनते, क्योंकि ये मामला हाँ इससे 50 लाख लेने, इसको 20 लाख देने। हाँ इन दोनों की दोस्ती अच्छी, इन दोनों ने एग्री कर लिया कि भाई रिमेनिंग 30 लाख में मैं दे दूंगा, 20 लाख इसको दे दूंगा, लेकिन ना इसको देते हैं ना मुझे देते हैं, क्या करेंगे? तो वो देखें, ये मसला तो नहीं, वालदेन को क्यों चोर बना रहे हो? वालदेन का क्यों? आप चोरी कर रहे हैं तो उनका क्या कसूर है? वो तो बेचारे, वो तो अच्छे लोग हैं ना। मसला ये देखें उसी कंडीशन में आएगा जब आप इन रिटर्न में नहीं लेकर आ रहे इसको, रिटर्न फॉर्म में ले आए। हाँ, बस रिटर्न में है, और वो जो गवर्नमेंट का पेपर होता है कोर्ट का, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर तो निकल आते हैं। इसने मुझे दे दे 20 लाख, इसने दे दे तो 20 लाख, दोनों को पैसे नहीं दे रहा तो फिर उसका क्या किया? रिटर्न नहीं समझे, एफआईआर करवा सकते हैं। अब उसकी इज्जत है और किसी को क्यों एफआईआर करना है? फिर ऊपर फैसला करेगा सीधा। हाँ, फिर ये बात है कि इसीलिए जो है ना कर्ज नहीं लेना चाहिए भाई, और जिसने ले भी लिया ना, ये उसके सर पर जिम्मेदारी है, उसको खुद जो है उसको निपटाना है भाई, मरने से पहले निपटाना है, ये जरूरी है। मरना याद रखो, अपनी कबर याद रखो, सब मामला सीधे हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। सर एक सवाल और, अभी वो कर्जा बना नहीं है, बनने वाला तो नहीं बनाए, ज्यादा अच्छा है। पहले बन जाए तो कर्जा नहीं बनाए, ये ज्यादा अच्छी कंडीशन है। ऐसे मामला ना डालें। अच्छा, न्यू पासपोर्ट देखें, इफ डिस्प्यूट अराइज अमंग द पार्टनर इन फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन, देन कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन विल बी प्रीफरेबल। After physical or constructive liquidation, all direct and indirect expenses will be deducted from the total capital and net profit will be distributed। जो मैंने आपको बात समझाई है, देखें फिजिकल या उसके अलावा, फिजिकल के अलावा कौन सा लिक्विडेशन है? कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा कौन सा है? सर मेरा एक और भी सवाल है इसके बाद आपकी। हाँ, तो बहरहाल अब देखें, इन लिक्विडेशन में अगर जो शरीक हैं, पार्टनर हैं, इनके दरमियान कोई लड़ाई पैदा हो गई, कोई तनाजा हो गया, तो अब क्या किया जाएगा कि जो इन दोनों में से ना, जो ये सेकंड वाली यानी कि कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन है ना, इनको हम चूज करेंगे, इनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। किस एतबार से बात आ रही है? देखें, इस एतबार से कि तमाम जितने भी इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं, ये टोटल जो आपका सरमाया होता है ना, नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से माइनस किए जाते हैं, यानी कि मिन्हा किए जाते हैं, और खालिस मुनाफा जो होता है आपका प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है। बात यह है कि जितने भी फिजिकल कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन मौजूद होते हैं, यानी कि आपके पास दो किस्म के एसेट्स हैं, एक वो है जो कि जाहिरी एतबार से आपके सामने मौजूद है, यानी कि कैश है, आपके पास नकदी सूरत के अंदर मौजूद है, और दूसरा गैर नकदी के अंदर है, यानी कि इन कैशेबल थिंग्स और अनकैशेबल थिंग्स, यानी कि जो नकदी चीजें हैं और दूसरी गैर नकदी चीजें।
तो अब नकदी जो रुपया आपके हाथ में होता है ना, वो तकसीम करना आसान है। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास हमने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, अब 1 करोड़ हाथ में आ गया है। अब हाथ में वो जो रुपया है ना, पैसा, तो उसको देना, डिस्ट्रीब्यूट करना आसान काम है। लेकिन अगर कैश के अलावा हमारे पास किसी कंडीशन में कोई भी सामान मौजूद है, चाहे वो फिक्स एसेट्स ही क्यों ना हो, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल काम है। कि मैं ये कहूं कि भाई ये आधी जमीन जो है ना आपके पास, आपका हिस्सा है, आधी जमीन मेरी है, तो ये एक मुश्किल वाला काम है और इसमें लड़ाई है, तनाजा है। इसलिए हम क्या करेंगे, फिजिकल कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन, फिजिकल लिक्विडेशन होंगे ना, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही आसान तरीका है उसको तकसीम करने का। जब भी टर्मिनेशन की जा रही होगी, मुशारका को खत्म किया जा रहा होगा, तो ये लड़ाई की सूरत पैदा हो सकती है। और इसके अलावा बाकी जो सूरत है वो मैं आपको बता चुका हूं। जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से तमाम एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद फिर आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। क्या सवाल कर लेते हैं? हमारे पास 1 करोड़ में जो हमने कंपनी खुलवाई है, हाँ, दोनों बोलते हैं हमें चाहिए जमीन, गाड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये तो सब बेच बात के प्रिंसिपल तक यूज करेंगे। अगर तो देखें डायमेंशन मुशारका नहीं है, सिर्फ सिंपल मुशारका था, शरीक थे 2 लोग और उनके पास ये जमीन भी थी और गाड़ियां भी थी, तो अब गाड़ियों में से भी और जमीन में से भी दोनों का आधा हिस्सा है। ठीक है, उसूली तौर पर दोनों का उसमें से आधा हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि एक बंदा बोलता है मुझे जमीन चाहिए, एक बंदा बोलता है गाड़ी चाहिए, वो तो डिस्प्यूट नहीं है, वो तो खत्म हो गया मामला, जमीन चाहिए, तो यही तनाजा है। अब उसका हल ये है कि उस जमीन को आप बेचेंगे और पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हाँ, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका वो मसला नहीं हल होता, सलूट नहीं होता, तो फिर उसका यही हल है। मुशारका टर्मिनेशन, इट इज ऑल्सो परमिसिबल दैट ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस बी डिडक्टेड एंड ग्रॉस प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय एनी वन पार्टनर। ये भी सूरत कंडीशन जो है वो जायज है कि सिर्फ बराह रास्त जो है ना हम एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें, यानी कि माइनस कर दें जो हमारे खर्चे हुए हैं, और कंप्लीटली मजमूई तौर पर जो है ना मुनाफा ये तकसीम कर दिया जाए। यानी कि इसकी कंडीशन क्या होगी, जितने भी खर्चे हैं वो हमने अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से, दोनों ने अपनी रजामंदी से कहा कि भाई जो हमारा असल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें से सारे खर्चे डिडक्ट कर दो। सारा कुछ टैक्स जो कुछ भी हमने इसमें खर्चा आ रहा है, जितना अरसा 6 महीना हमारा कारोबार रहा, तो वो सारा कुछ उस मेन प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट कर दो। प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये कंडीशन भी सही है, बात एक ही है, इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। ये सूरत कंडीशन भी शरअन क्या है, जायज है। और सेकेंडली बात ये कि जितने भी इखराजात हैं ये कोई एक पार्टनर जो है वो बर्दाश्त कर ले। मिसाल के तौर पर 2 लोग हैं, इन्होंने कारोबार किया और इन 2 में से एक जो है ना बंदा, उसकी हालत माली एतबार से कमजोर है, उसके जो शेयर्स भी थे उस हिसाब से उसको प्रॉफिट भी कम मिलता था, और इस दूसरे इसके पार्टनर को पता थी ये बात। तो अब इस कंडीशन में वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं, जितने भी खर्चे हुए ना इस 6 महीने के अंदर हमारे कारोबार में, वो सारे मेरे जिम्मे, और आप प्रॉफिट ले लो, अपना प्रिंसिपल अमाउंट लो, खत्म कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं ऐसी। तो शरीयत कहती है ये भी सूरत जायज है, ये एहसान है एक देखा जाए। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कंडीशन नाजायज है या फिर गलत सूरत है, ये सूरत भी जायज है, शरन दुरुस्त है बाय शरिया लॉ। आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस एवरी पार्टनर विल बी गिवन हिज प्रिंसिपल अमाउंट, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ये तो सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे खास अंदाज पे अलग से समझानी पड़े। देखें जितने भी अखराजात हैं वो उनकी कटौती यानी कि माइनस होने के बाद हर एक को उसका हिस्सा असल रकम के एतबार से दे दिया जाएगा। जो बाकी रकम बनेगी वो प्रॉफिट होगी, वो उनके अपने हिसाब से जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से तकसीम कर दिया जाएगा। इफ देयर आर सम पार्टनर्स इन अ बिजनेस, some partner in a business and one of them decide to leave the shirka
partnership and other partner want to continue the business, then the remaining partner may purchase the share of outgoing partner or a new partner from outside may enter into the shirka partnership by purchasing the share of outgoing partner. एक कारोबार है, बिजनेस है, उसमें 3 लोग जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है. अब एक इन्वेस्टर उनमें से टर्मिनेट करना चाहता है, यानी कि छोड़ के जाना चाहता है, तो अब उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी टर्मिनेशन की सूरत को लेकर. तो पहली कंडीशन ये खुद बता रहे हैं कि बाकी पार्टनर जो हैं वो शिरकादारी वाले ये बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि कारोबार अच्छा चल रहा है. एक आदमी छोड़ के सिर्फ जाना चाह रहा है, तो उसकी शरण जो है वो क्या सूरत होगी. रिमेनिंग पार्टनर में परचेज द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जितना उसका शेयर है जो बंदा छोड़ के जाना चाह रहा है उनके शेयर्स को बकिया पार्टनर्स क्या कर सकते हैं भाई, खरीद सकते हैं. उसके शेयर्स को खरीद लें और बिजनेस को क्या करें, कंटिन्यू रखें. फ्रॉम आउटसाइड में एंटर इनटू दी. अच्छा, इसी तरह और न्यू पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, कोई बाहर से तीसरा बंदा इनके साथ शरीक बनना चाह रहा है, पार्टनर बनना चाह रहा है, तो वो भी दाखिल हो सकता है कारोबार के अंदर. ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. ये कंडीशन भी जायज है. बाय परचेजिंग द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो आदमी जा रहा है उस कंडीशन के ऊपर है कि जब वो छोड़ ले और इसके शेयर्स जो इस कारोबार के अंदर मौजूदा पार्टनर्स हैं इस वक्त स्टिल, वो नहीं खरीद सकते. अब कोई बाहर से तीसरा आदमी कहता है भाई ये कारोबार बहुत अच्छा है, मैं इसके हिस्से खरीद लेता हूं और मैं आपके साथ शरीक बन जाता हूं, तो ये कंडीशन दोनों क्या है, जायज है. बात समझ में आई. बताओ भाई, फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई है, तुमने तो फिर भी गौर से सुना थोड़ा सा, बताओ. उसके बाद ये मोबाइल में जो लगे मैं इनसे पूछता हूँ. सेकंड कंडीशन छोड़ दो, अभी तैयारी का टाइम नहीं है, तैयारी घर से करके आते हैं. हाँ भाई, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है मैंने, उर्दू में बताई है सारी, इसीलिए कि ताकि तुम्हें समझ में आए. वरना मैं ऐसे ही यहीं से इंग्लिश में पढ़ता, 2-4 अपनी तरह से वर्डिंग इंग्लिश की खत्म करने वाली बात हो गई. ऐसे तो कारोबार नहीं खत्म किया जाएगा. हाँ, तो उसमें भी उसका वो एक्सपेंस वगैरह माइनस होंगे या नहीं? किया जाएगा, सब कुछ होगा. जब एक पार्टनर, देखें 3 लोग हैं, 2 से ज्यादा पार्टनर की कंडीशन में ये इंप्लीमेंट होगी सूरतें कि 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है, बाकी 2 कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, हम तो रन करेंगे इसको. और अब सूरत हाल 2-3 किस्म की आएंगी इसके अंदर कि जो भाई ये सुनो गौर से, इधर बात नहीं करो, मोबाइल बंद कर दो, बंद करो मोबाइल, वीडियो नहीं बनाओ, बंद करो. अच्छा देखें, पहली सूरत ये होगी कि जो स्टिल मौजूद पार्टनर हैं वो कहेंगे कि हम इसका हिस्सा खरीद सकते हैं, इसके शेयर, ठीक है ना, तो हम परचेज कर लेते हैं. ठीक है भाई, आप जाएं, सही है. उसका प्रॉफिट वगैरह जो कुछ है इन्होंने दे दिया, क्लियर कर दिया. हाँ, सब कुछ माइनस और प्रॉफिट देने के बाद वही प्रोसेस जो आपने पीछे सब पढ़ा है उसी तरह. अब अगर ये कहते हैं यार हम तो खरीद नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, तो अब सेकंड कंडीशन क्या होगी कि बाहर से कोई बंदा जो है वो इस कारोबार में एंटर होना चाह रहा है, वो इसके शेयर्स कहता है मैं खरीद लेता हूं, मैं परचेज कर लेता हूं, तो बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू रन करता रहेगा. इस तरीके से बिजनेस में कोई हरज नहीं आएगी. ये दोनों कंडीशंस क्या हैं भाई, दोनों सूरतें शरअन बाय शरिया लॉस ये जायज हैं, इनमें कोई भी कबाहत नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है. हाउ टू इवेलुएट द प्राइस ऑफ लिविंग पार्टनर शेयर, देयर आर 4 सिनेरियोज. देखें, जो पार्टनर छोड़कर जाना चाह रहे हैं ना, अब इसके 4 मनाजिर बनेंगे, 4 सिनेरियो बनेंगे कि वो किस एतबार से छोड़कर जा रहा है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, अब उसको कंटिन्यू बिजनेस को आगे कैसे रखा जाएगा. फर्स्ट सिनेरियो के अंदर देखें, इफ द बिजनेस इज इन लिक्विड फॉर्म कैश, देन द लिविंग पार्टनर शेयर में बी परचेज ओनली पेइंग हिज प्रिंसिपल एंड एक्चुअल प्रॉफिट. अगर देखें एसेट्स कैश की सूरत में मौजूद थे, जो बिजनेस रन कर रहा था, पहला सिनेरियो ये है. इसके बाद यहां पे सेकंड सिनेरियो आएगा. तो ये तो बहुत सिंपल है, कैश की सूरत में एसेट्स से ये लीव करना चाह रहे हैं, टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो जा सकता है बिल्कुल. इसके शेयर इन्हीं 2 कंडीशन वाइज जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े कि कोई अंदर का ही पार्टनर परचेज कर लेता है या कोई बाहर का भी खरीद के एंटर हो जाता है, दोनों कंडीशन
जायज है, दुरुस्त है। और इसको जो है इसका प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा और जो प्रॉफिट होगा तमाम खर्चे निकालने के बाद अब तक जितना हुआ है वो निकालने के बाद इसका प्रॉफिट भी इसको दे दिया जाएगा, जो इसका प्रॉफिट बन रहा होगा। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड क्या है, इफ बिजनेस इज इन शेप ऑफ कैश एंड देयर आर सम रिसीवेबल देन द लिविंग पार्टनर शेयर में बी परचेज ओनली पेइंग हिज प्रिंसिपल एंड एक्चुअल प्रॉफिट, देयरफॉर फाइनल प्राइस ऑफ हिज शेयर कैन नॉट बी डिसाइडेड, however he may be given provisional price at the time of purchasing, after receiving receivable final price of share will be decided। सेकंड सिनेरियो क्या मतलब हुआ भाई, आप समझाएं जरा भाई साहब। दूसरा वाला में ये था कि अगर बाहर से कोई पार्टनर अंदर आना चाहता है, दूसरा वाला तो अभी हम बता ही नहीं रहे, अभी हमने पढ़ा है इंग्लिश में जरा, इसको मैं कह रहा हूं देख के समझ के बताओ सेकंड सिनेरियो क्या बन रहा है। फर्स्ट सिनेरियो सिंपल था, कैश एसेट्स से, समझाओ पढ़ के क्या मतलब है इसका। नहीं, वो सीपी में फाइनल के साथ होंगे, सीपी जब करेंगे ना उसके साथ। हाँ जी, सर वो जो पार्टनर है जो छोड़ के जाना चाह रहा है, हाँ। जो शेयर से तो वो अगर कोई दूसरा पार्टनर खरीदना चाह रहा है तो उसकी जो प्राइस है वो जो घर चलनी होगी उसके हिसाब से खरीदेगा, ताकि उसको भी नुकसान ना हो। छोड़ के जा रहा है वो खरीद रहा है तो वो भी अपना प्रॉफिट लेके अपना जा सकते हैं। हाँ, और देयरफॉर फाइनल प्राइस ऑफ हिज शेयर कैन नॉट बी डिसाइडेड, कि वो अभी से तयशुदा नहीं है, लेकिन हाउएवर ही मे बी गिवन प्रोविजनल प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। अभी इसको क्या होगा, एक अंदाजे के हिसाब से अमाउंट दे दिया जाएगा, और जो फाइनल प्राइस भी फिर बाद में जो भी होगी डिसाइड उसके हिसाब से इसको, हाँ उसके हिसाब से फिर इसको ऊपर नीचे जो भी होगा उतना दे देंगे। कंडीशन सेकंड सिनेरियो ये है, भाई मोबाइल बंद कर दो, सुनो इसको, ये आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, अभी नहीं समझोगे फिर उधर क्या लिखोगे, कख नहीं लिखोगे, जो तूने मिड में किया वही करोगे फिर। हैरत की बात है। बहरहाल भाई सेकंड सिनेरियो ये है, ए बिजनेस इन शेप ऑफ कैश एंड देयर आर सम रिसीवेबल थिंग्स, यानी कि कैश की सूरत में भी पैसा मौजूद है और उसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो एसेट सामान की सूरत में होते हैं। देन द लिविंग पार्टनर शेयर में भी परचेज ओनली पेइंग हिज प्रिंसिपल। अब क्या किया जाएगा इस कंडीशन में, जो छोड़ के पार्टनर जाना चाह रहा है उसके शेयर को खरीद लिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है एक्चुअल उसका वो और एक्चुअल जो प्रॉफिट बन रहा होगा इसको, दोनों चीजों को परचेज किया जाएगा। और जो छोड़कर जा रहे हैं ना, इसको क्या दिया जाएगा, तो इसको मेन इसका प्रिंसिपल अमाउंट पकड़ाया जाएगा, और जो प्रॉफिट हमें अंदाजा है क्योंकि ये एकदम बीच में छोड़ के जा रहा है, और सारा प्रॉफिट जितना भी बिजनेस का पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ कैश नहीं है बल्कि उसके अलावा रिसीवेबल चीजें भी हैं जिनका अभी यानी कि फैसला होने के उन पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक अंदाजे से तखमीना कहते हैं इसको, तखमीना हिसाब लगा के इसको क्या करेंगे हम अंदाजा दे देंगे, अंदाजन वो प्रॉफिट का पैसा भी दे देंगे। हाँ, फिर एक्चुअल फाइनल आखिर में क्या होगा, जब वो रिसीवेबल चीजें भी सारी हम बेच लेना देना कर लेंगे और उसमें हमें जो भी नफा हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, उसके हिसाब से हमने जो इसको प्रॉफिट दिया था ना, अगर उसमें कमी आ रही होगी तो इसको और देंगे, अगर ज्यादा होंगे तो वो वापस देगा। ये सेकंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है, पढ़े कोई स्टूडेंट इसको जरा। ए बिजनेस इन द शेप ऑफ कैश, रिसीवेबल थिंग्स, हाँ Therefore, the final price of his share cannot be decided. However, he may be given provisional price at the time of purchase.
after liquidation, final price of share will be set. देखें यहाँ पर तीन चीजें हैं। अब थर्ड सिनेरियो की कंडीशन में और असल मेन पॉइंट का मसला ये आ रहा है कि 10% से कम, ज्यादा है या कम है, लेस है। देखें इफ शेप ऑफ कैश रिसीवेबल एंड फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स भी है, इसी तरह लेन देन वाली चीजें भी हैं जो लेन देन के बाद फाइनलाइज होंगी, और थर्ड नंबर पे कैश भी है। ये तीनों चीजें मौजूद हैं। अब कोई पार्टनर जो है वो यहां से छोड़कर जा रहा है, टर्मिनेट करके जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फिक्स एसेट्स आर लेस देन 10%। अगर वो जो फिक्स एसेट्स है वो 10% से कम है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, छोड़ने वाले पार्टनर को उसका हिस्सा जो है वो हम खरीद लेंगे, उसको पे कर देंगे, प्रिंसिपल उसका अमाउंट और एक्चुअल प्रॉफिट, और ये एक अंदाजे से प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। होगा क्या, देयरफॉर फाइनल प्राइस ऑफ हिज शेयर कैन नॉट बी डिसाइडेड, वो चूंकि हतमी तौर पे अभी तक हमें पता नहीं है तो नहीं दी जाएगी। हाउएवर ही मे बी गिवन प्रोविजनल प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, आफ्टर लिक्विडेशन फाइनल प्राइस ऑफ शेयर विल बी डिसाइडेड। जब तक एक हतमी और आखिरी कीमत जो है ना इन तमाम चीजों की सामने नहीं आ जाती, असल वो प्रॉफिट की, क्योंकि 10% से कम है वो फिक्स एसेट, तो जब तक वो नहीं उनकी परचेज हो जाती, सेल हो जाती और फिक्स अमाउंट हमारे सामने नहीं आ जाती, तब तक हम इस लीविंग पार्टनर को जो टर्मिनेट कर रहे हैं डायमेंशन मुशारकत को, हम इसका प्रॉफिट फाइनल तौर पे नहीं दे सकते। तो इसी एतबार से एक अंदाजे से दिया जाएगा, लेकिन 10% फिक्स एसेट्स कम होने की वजह से जब तक वो फाइनलाइज नहीं होते तो इसका सही प्रॉफिट हम इसको नहीं दे सकते। हाँ आ जाए, कौन बुला रहे हैं? अच्छा अभी भेज रहा हूं, बस 5 मिनट रुक जाए, हो गई बात। हाँ क्या है? हाँ सवाल ये है कि बिजनेस है हमारे, इसका मॉडल है कैश मॉडल, ठीक है, 10% हमारा फिक्स एसेट के अंदर है, 90% जो हमारा फ्लोट कर रहा है। अब इसमें वो जो 90% की कहानी है उसका क्या करेंगे? हमारा वो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, वो इसको परचेज करने वाला ऐसे वाला बिजनेस, हाँ वो परचेज करेगा कोई भी पार्टनर इनमें से मौजूदा, नहीं करता तो बाहर से कोई अगर परचेज कर लेता है वो ठीक है। कैश बिजनेस है जिसके अंदर 90% हमारा है, वो नेट क्या हुआ, ये तो गलती से दबा है, मुझे खुद नहीं पता कैसे दब गया। हाँ हाँ बात करें पूरी। कि अगर अब वो जो 90% है हमारा, तो ये इक्वल शेयर है, 33% हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10% हमारा फिक्स होगा, 3% वो ट्रैवल, 30% रह गया जो कि लिक्विड हुआ है हमारा, जो जिसके ऊपर बिजनेस हो रहा है। ठीक है। अगर हम 30% को बिजनेस से निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई ना कोई लॉस भी इनकर होगा। हाँ होगा। वो लॉस किसके जिम्मे होगा? वो परसेंटेज वाइज डिवाइड होगा। क्यों? जो छोड़कर भी जा रहे हैं ना उसका भी उसमें से लॉस होगा। मैं तो बोल रहा हूँ इसीलिए देखें उस लॉस को, क्या गलती है जो लॉस बेयर करे, यही तो छोड़ के नहीं जाना चाहता। हाँ तो उसके लिए शरीयत ने कंडीशन दी है ना कि अंदर मौजूद स्टिल जो पार्टनर है वो परचेज करें उसको और वो उसको निकालने ना दें। दूसरी कंडीशन नहीं कर सकते, बाहर वाले को एंटर करें, जो भी आ सकता है। अगर नहीं होता तो फिर उसी कंडीशन आगे आ रही है चौथी सूरत में कि उसको रोका जाएगा। जो आधे के हर बिजनेस का उसूल होता है कि भाई एकदम आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकाल सकते, आप हमें 6 महीने पहले बताएंगे, 1 साल पहले बताएंगे, एग्रीमेंट हुआ हुआ होता है बाकायदा, तो इतना वक्त तक उसको रोका जाएगा टर्मिनेट करने से भी, ताकि आप वो लॉस ना करें अपना, सबका ही नुकसान होगा उस सूरत के अंदर। तो बिजनेस के अंदर ये भी होता है। ये तो वाला 6 महीने में प्रॉपर्टी का काम करना है, ठीक है, हम तीनों ने मिलके प्लॉट प्लॉट के पैसे तो कम हुए, पिछले 2 साल से कम हुए हैं। आज मैं बोलता हूँ यार 2 साल हो गया मैंने लोगों को नोटिस किया, मुझे जानना है लेकिन पैसे तो पूरे मिल नहीं रहे। अब वो जो लॉस सिर्फ इनकर हो रहा है उस चीज को रियलाइज करके मेरी वजह से हो रहा है ना, बिकॉज मुझे उस चीज से चाहिए, बाहर चाहिए, तो ये दोनों उस लॉस को क्यों बेयर करें? क्योंकि पार्टनर है ना, पार्टनर का तो नुकसान भी होता है प्रॉफिट भी होता है। जिस तरह अगर वो कीमत बढ़ जाती तो प्रॉफिट भी तो इनको मिलता, जिस तरह कीमत बढ़ती तो प्रॉफिट भी तो मिलता ना, ऐसे ही लॉस भी मिलता है। हाँ नफा नुकसान दोनों में बराबर है। लास्ट सिनेरियो 4 नंबर का ये है कि कोई पढ़े इसको, एक बिजनेस शेप ऑफ कैश,
share of outgoing partner in purchase at any point price with mutual consent, subject to agreed price must be more than the ratio of cash and receivable in this share. हिजड़े बजाते हैं सारे। तुम लोग रोड पे जाके बजाओ जहाँ पे फायदा भी मिल रहा है। इधर क्या फायदा मिल रहा है, यहाँ क्या फायदा मिल रहा है। और तुम लोगों ने सही भी नहीं बजाई, मैं सही बता रहा हूँ। उनसे सीखो जाके, वो सही वाली बजा। अच्छा भाई देखो, बात ये है, लास्ट फोर्थ सिनेरियो है, नहीं उसको माशाल्लाह इस्लामी तरीका ये है कि आप बोले माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर आपको 30-30 नेकियां भी मिलेंगी। इस पर क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलेगा इस पर। तो ये हमारा इस्लामी तरीका ही नहीं है ना। सुभान अल्लाह बोले भाई, माशाल्लाह, जबरदस्त बोल रहे हैं। अगर चने वो नहीं बोला जा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर सवाब भी। हाँ, बहरहाल अब देखें बिजनेस क्या है। वो इन तीन, जैसे पिछले थर्ड सिनेरियो में था, वही है कि फर्स्ट जो है आपके पास फिक्स एसेट्स है, कैश है, रिसीवेबल थिंग्स है, तीनों है। लेकिन यहां पर फिक्स एसेट आपके पास 10% से अबव है, 10% से ज्यादा आपके पास फिक्स एसेट मौजूद है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना एक हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि इस प्राइस पर भाई हम आपके शेयर खरीद रहे हैं। यानी कि उसके शेयर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बनते हैं 50 लाख के भी, लेकिन चूंकि कंडीशन अब ऐसी है फोर्थ सिनेरियो कि जो बात ये भी कर रहे थे कि ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा अगर एकदम फौरन निकाला भी जाए, तो उस सूरत में कंडीशन में शरीयत इस बात की इजाजत देती है, ठीक है कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब पार्टनर बैठ के उससे बात कर लें कि भाई देखो हमारा वरना इस सूरत में नुकसान है, आपके 50 लाख के एसेट्स हैं लेकिन हम आपको 30 दे सकते हैं, अगर उस पर बार्गेनिंग कर रहे हो तो ले जाओ। और वो कर लेता है, मान लेता है, तो वही दे दिए जाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने उसको परचेज फाइनल, हाँ, तो फाइनल प्राइस इधर आपने क्या करी, इसी एतबार से दे दी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। सब्जेक्ट टू द एग्रीड प्राइस मस्ट बी मोर देन द रेशियो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल्स इन हिज शेयर। यानी क्या मतलब कि मुत्तफिका कीमत के साथ ना मशरूत उसके हिस्से में नकद और काबिल वसूल के तनासुब से आपने ज्यादा होने के एतबार से उसको दे दिया। अगर देखा जाए तो उसका मुमकिन था कि अगर प्रॉफिट भी होता तो वो इतना उसको हासिल नहीं होता, लेकिन आपने एक लमसम उसके साथ बैठकर तय कर लिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो आपने उसको पे कर दिया और वो उस पर राजी हो गया, तो कोई मसला नहीं है। ये सूरत भी कंडीशन शरन जायज है। चले भाई हम नमाज पढ़ के आ जाते हैं, खाना वाना खा के 20-25 मिनट में ना फिर कंटिन्यू करते हैं 1:45 तक। बहुत है, 1:45, 1:50 तक। हाँ, फिर हमने प्रेजेंटेशन लेनी है ना, फिर बाकी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करनी है। बस जल्दी आइएगा। क्या कह रहे हैं, ये आप तीनों की अटेंडेंस नहीं लगी थी ना, आप तीन की अटेंडेंस नहीं लगी थी ना। अब्दुल मन्नान और अब्दुल कदीर। मेरी सर्विस तो आप व्हाट्सएप कर तो आपको व्हाट्सएप भी करो और व्हाट्सएप वेब भी खोल देता हूँ। नाटू जरा वहां का व्हाट्सएप बस ईमेल का आ गई सर मेल अभी अरे यार कोशिश कराओ। सर अपलोड हो रही है, आपको मेल आ जाएगी जैसे भी 2-4 मिनट। मैं चले लोड हो रही है अभी यार। दूसरे नंबर पे
हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा हो गया। सर आपको मेल भी आ जाएगी। सर जीमेल पे चलिए सर। नेट का बटन लॉक करो भाई, लेट और आउटसाइड, स्टे आउटसाइड। प्लीज इसके आओ बस ये सेशन सर आज ये प्रेजेंटेशन करके ऑफ करते हैं सर आज प्रेजेंटेशन करके ऑफ करते हैं सर छुट्टी कर देते हैं अरे प्रेजेंटेशन सर खाता है बहुत माइंड अभी आपका माइंड मुंह आ जाते यार, मैं तो सैंडविच लाया था उधर पार्टी मैंने खाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी yesterday चला हो गया लोग सिंगिंग बोलर में से 9:24 कमी कमी किस वजह से पता इसलिए दूसरा काम करता है। ये दूसरा कमी होता है ओके करो ओके क्या कर सकते हो हो गए ये तुमने गलत से सर वैसे ही रिसीव हुआ है, ये सेंड नहीं हुआ है। अरे आप लोग ये वाली देखो अरे क्यों नहीं हो रहा यार एक सेकंड में हो रहा है अभी तो 4% हुआ है आज आके भेज दिया इसको आपसे भेज मेल करना सर अरे मेल भी दिया नेट मिला गंदे गंदे ये लीक हो गया ये टाइम का आ गए वॉइस नोट भी खोला मेरे वॉइस नोट अच्छे वॉइस नोट तो प्यारे है वो चलिए वहां पे जाओ ऊपर डाउनलोड किया हां यार अरे भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। My dear classmate and my respected teacher. अच्छा लेकिन आए अरे यार पड़ गए। कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ये किसका फोन है? सर आपका है? सर देखें आपकी मोहब्बत में एक गाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हिलाइयो मत, तो जब मैं बोलूंगा तब हिलाइयो, प्लीज। ओके, अच्छा सर, ये हमारा ग्रुप है, हम 3 लोग हैं। हम चाह रहे थे कि हम इसको हटा के किसी और को डाल लें, लेकिन वो पहले ही दे चुके थे। तो यही है, इसका नाम ताहा शुएब है, इनका हयान खनानी, मेरा हमजा फजल। हम लोगों की जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ गरर एंड प्रोहिबिशन ऑफ मैसर। ठीक है, स्लाइड नीचे कीजिएगा प्लीज। The topic that I am going to explain is prohibition of gharar. Gharar is actually uncertainty. Uncertainty किसी भी चीज के अंदर हो, उस काम से इस्लाम में प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से कोई चीज जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही, या आप उसके साथ अनफेयरनेस हो रही है उसके साथ, तो वो चीज को इस्लाम में प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, गरर इज डिस्करेज एंड ट्रांजैक्शन शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटीज क्या होती हैं? जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि फॉर्म्स लिए गए हैं, कर्जा अभी बनेगा, अभी कर्जदार बने नहीं है, फिर उसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी है कि पता ही नहीं है कि कल को होना क्या है। तो इस किस्म की ट्रांजैक्शंस, अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या उन फॉर्म्स में कि उन फॉर्म की फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक है, तो उन फॉर्म्स में अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं बेच क्या चीज रहा हूं ये भी किसी को नहीं पता है, सिर्फ एक पर्चा है। तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उस चीज से बहुत ही ज्यादा इस्लाम में मना किया गया। नीचे कीजिएगा। अच्छा, अब ये कंडीशंस हैं जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो गरर सफर करता है। वो कंडीशंस क्या क्या है? एन अकरेंस अबाउट विच द पार्टीज आर अनअवेयर वेदर सच एन इवेंट विल टेक प्लेस और नॉट। जैसे कि हम लोग किसी इवेंट का पास बेचते हैं और वो इवेंट लास्ट टाइम पे कैंसिल हो जाता है, उस चीज की कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि मेरा ख्याल है कल हम लोगों ने आज डिस्कस किया था
कि इकरा यूनिवर्सिटी वाले इवेंट कराते हैं, 50 बच्चों की जगह सिर्फ 10 ने रजिस्टर कराया, तो बाकी 40 को भी अगर नहीं आए तो कैंसिल हो जाता है 10 का भी, या तो कंफर्मेशन हो गया हाँ भाई 10 भी आएंगे तो हम जाएंगे। एक ऐसे इवेंट के बारे में ट्रांजैक्शन करना जिसकी कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, जो कभी भी खत्म हो सकता है, उसके लिए मना किया गया, वो भी गरर के हेडिंग में आता है। अच्छा, अ थिंग अबाउट विच इज नॉट नोन वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, यही तो पढ़ा था, नहीं ये नहीं पढ़ा था, विच एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि फॉर्म के बदले हमें प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कहां मिलेगा, क्या होगा, वो चीज आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो भी गरर की हेडिंग के अंदर आएगा। अ थिंग हुज एक्विजिशन इज इन डाउट, जो प्लॉट्स हैं हमारे बहरिया के, सर सारी एग्जांपल्स हमारी बहरिया से रिलेटेड है क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट वाले हैं, जो प्लॉट्स हैं हमारे बहरिया के जो आउट ऑफ बाउंड्री हैं, जिनकी एक्विजिशन दी नहीं गई है, उस चीज के ऊपर क्या होगा कल आए अमल, गवर्नमेंट क्या कहेगी, किसी को कुछ क्लियर नहीं है, तो वो चीज भी अनसर्टेनिटी की वजह से गरर के अंदर आती है। हुज क्वांटम इज अननोन, सर व्हाट इज क्वांटम बाय द क्वांटिटी इज अननोन ना। अच्छा सर्च कर लेता सर थोड़ी देर में। कोई मसला नहीं, CUM नहीं लिखना, क्वांटम। अच्छा, आप जरा वो खोलिएगा स्लाइड। नहीं ये तो अलग नहीं है, वो केमिस्ट्री उसका दे दिया, साइंस का दे दिया। इस्लामिक केमिस्ट्री आप लिखे क्वांटम इस्लामिक इस्लामिक आइडिया है, बेस्ड इन इस्लामिक बिल्डिंग या हाँ इस्लामिक बिल्डिंग। अब यहाँ देखने को कुछ भी कर देते हैं ना, बैक करो, ये नीचे कवर बॉर्डर नीचे ऊपर, अबे बीच में। A comprehensive transformation of global financial system involving central banks and major financial institutions. It is a modern worldwide monetary framework that employs blockchain technology, quantum. Where is the quantum in it? ये भी इसकी से नहीं है, ये मेरा ख्याल है डेवलपमेंट सिस्टम को बोलते हैं कि उसकी यानी कि जो पैदावार है ना, पैदाइश का बनना, क्रिएशन, हाँ हो सकता है, सही बात है, नहीं हो सकता बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज साहब। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होती है, सेल, जैसे कि हमारे सिंध में होता है मोस्टली, सेल ऑफ फ्रूट्स और ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन व्हेन देयर क्वांटिटी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। जब कोई चीज पता ही नहीं है कि इसकी आउटकम होगी कितनी, हम उस आउटकम की बेसिस के ऊपर उसका सौदा कर रहे हैं, तो दिस इज अनसर्टेनिटी, जुआ है ये एग्जैक्टली। तो ये इस्लाम के अंदर मना है। इसी के साथ एक और एग्जांपल उन लोगों ने दी है बिटकॉइन के। जालत कह रहे हैं सर, जुआ मतलब रिस्क उस सेंस में होगा। अच्छा, सेकंड इज बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज ट्रांजैक्शन विद हाई अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसकी अपनी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इस वजह से इसको भी प्रोहिबिट किया गया गरर के उसके अंदर। ठीक है, तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हयान खानदानी to continue the presentation. Thank you, Ayan. अस्सलाम वालेकुम। ये अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ मैसर। मैसर में अरबिक टर्म को गैम्बलिंग और गेम्स पे रिफर करा जाता है, और ये हमारे इस्लाम में फॉरबिडन है क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क होता है और ये हमें तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि ये हमको फाइनेंशियल लॉस की तरफ और डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि जब हमारी हार जीत बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो फिर हम किसी काबिल नहीं रहते, क्योंकि हम ना कोई एक्शन ले सकते, ना कोई डिसीजन कर सकते, और वो हमें ना, इससे अच्छा है कि हमको अपनी जो इकोनॉमिक और वो जो अब इससे बेहतर है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, ये हमें जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, हमें उसके नॉलेज पे या स्किल्स पे या बेस पे काम करना चाहिए, तो हमें जो नुकसान होता है वो कभी आगे वो नुकसान ना हो इन चीज़ों में जाके। अब हम एग्जाम्पल्स में की तरफ आते हैं ना, तो जैसे हम पोकर खेलते हैं, ब्लैक जैक खेलते हैं,
जिसमें हम पैसे लगाते हैं, और अगर हम जीत गए तो वो पैसे हमारे, लेकिन वो भी हमारे लिए हराम है, क्योंकि वो पैसे हम उसको अपनी ज़ात पे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़ात पे खर्च, अगर हराम का एक टुकड़ा भी हमारे अंदर चलेगा तो हमारी पूरी ज़िंदगी हराम है वो। और इसके अलावा दूसरे जो ये गेम्स का जिसमें आउटकम होता है, ये तो अंदर बाहर का सिर्फ कार्ड होता है ना, या तो जीतो या हारो, उसमें कोई ये नहीं है कि आप ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हो कहीं पे, या अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है चीजों। और दूसरी एग्जांपल है जैसे हम फाइनेंशियल, जैसे स्टॉक मार्केट में हम जैसे फ्यूचर सेलिंग कर देते हैं और बाद में हमें पता नहीं होता उसका, अगर बहुत रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमने उसका अपना घाटा नहीं काटा तो वो जो हमारे लिए जो करेंसी और जो हमारे नुकसान है वो बढ़ता ही जाएगा, और वो हमें एक जगह पे आके एक तो स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे लिए बहुत सारी वो चीजें हमारे मुश्किल बनेगी। अब जैसे आजकल बहुत ज्यादा करेंसीज में आजकल जो 3 to 4 मंथ जैसे हमारे करेंसीज में गोल्ड में, और जैसे बाहर के जो शेयर है लिथियम, ये बिटकॉइन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होना शुरू हो गई थी, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है और हमारे लिए हराम भी है जी। और ये आखिरी एग्जांपल पे हम आते हैं इस पे, ये रेफर एंड प्राइस जॉब है। जैसे अब हम लॉटरी लेते हैं 5 रुपए की लॉटरी, अब उसमें 50 रुपए में इनाम होता है और वो भी होता है ट्राई अगेन लेटर, तो वही हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं और ना उसमें कोई सर्टेनिटी भी, रिस्क बहुत ज्यादा। एक तो पैसे तो डूबने ही डूबने, अगर कुछ भी नहीं निकला तो रेफर जैसे लॉटरी टिकट होती है ना सर, जैसे मैंने 5 रुपए की लॉटरी ली, अब उसमें मैक्सिमम प्राइस 50 रुपए, लेकिन सेम सर्टेन अमाउंट प्राइस बॉन्ड के अगर 7,500 प्राइस बॉन्ड है तो 7,500 में कैश इन होगा या कैश आउट होगा, और प्राइस बॉन्ड लगा तो वो इनाम हमें मिलता है। अब जैसे लॉटरी ली मैंने, अब लॉटरी 5 रुपए की और 50 रुपए का इनाम है उसमें, लेकिन अगर 50 रुपए की जगह मुझे ट्राई अगेन लेटर निकल आता है तो फायदा तो कुछ भी, मेरा तो वो नुकसान ही है ना। अब इसको कंटिन्यू करेंगे ताश में, ये जो जैसे क्रिकेट की बैटिंग होती है ना सर, जैसे अब जैसे हार जीत का दोनों का रेट होता है, उसमें हार में भी पैसा है और जीत में भी पैसा है, लेकिन ये है कि दोनों चीजें हमारे लिए तो हराम ही है। वो भी हराम है। अगर आपको मतलब पता है कि इस टीम ने जीतना है और जो मैं बैट लगा रहा हूँ वो उसका पैसा पेड जो खत्म करना है वो इस फलाने यहूदी देश देना, यस सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है बड़ी अमाउंट जो है वो इसकी जेब से निकलेगी। सर, मुझे एक कंफर्मेशन है कि बैट तो मुझे पता है कि मैंने पूरा भी बैट लगाएंगे, कोई टीम जीतेगी या हारेगी। जैसे सर आजकल वो बहुत जैसे भाग बैट लगाने का सही है। क्या मतलब सर? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 टीमें खेलेंगे, हाँ मैंने इंडिया वालों को पैसा दे दिया, मैं कितना हारना है, हराना है पाकिस्तान को किसी भी तरह, ठीक है, मैंने इसको रिश्वत दे दी, जो भी बैटिंग हो गई, पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, अब इस पर मैंने जितना इनको $1 दिया और उनको उस पर डबल लगा दिया, हराम है ना सर? लगा दिए, वो यहूदी की जेब से निकाल रहे हैं सर हराम है ना? तो सर यहूदी की जेब से पाकिस्तान जीतेगा, मेरी विनिंग 9 करोड़ आ जाएगा। सर आप एक तो रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों, देखिए वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप इस कंडीशन में जाइए, जाहिर है कि यहूदी की जेब में नहीं सर कुछ भी नहीं सर, ये तो टोटली हराम है, अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए ना। आपकी जीत है तो वो काम कर, अगले की हार अगर आपकी जीत है तो वो काम गलत है, ऐसे ही है ना सर लेकिन मसला ये वो दोनों देना ऐसे देखें, मैं आपको सच बताता हूँ कि हमारे इस लेवल पर जो हम डिस्कशन करते हैं उम्मीद और आप इस पर अगर तत्व भी रिटर्न देंगे तो आपको नहीं पता है, लेकिन इसके पीछे जो मैंने सवाल किया पॉइंट ऑफ व्यू बना के, ये इसमें पास कंडीशन ऐसी निकलती है कि आप ये काम कर सकते हैं। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर जो यहूदियों के जेब से पैसा निकल रहा है तो फिर वो दूसरे गरीब लोगों की मदद के लिए वो आप वो पैसे यूज कर सकते हैं, आप उस फैक्टर में आ रहे हो। आपने इधर इनको रिश्वत दी हो या वो किया हो क्या अपने आप में, लेकिन मुझे पता है मेरे बंदे नहीं किया। सर लेकिन अब मेरी एक सवाल है, अब मैं सर आजकल तो वैसे भी आजकल जो एक हॉर्स रेसिंग और इस पे भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना,
सबसे बड़ी बैट ही हॉर्स रेसिंग पे लगती है। अब इसकी लास्ट एक और चीज जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये है कि लोग पूछते हैं भाई कहाँ पर ये रेटिंग होती है, बेट्स लगती है, उसकी कंपनी के हमें आगे वेबसाइट बनानी है। अब आप वेब डेवलपर है जो भी सर देखें वैसे आप ऐसी वेबसाइट बना के दे सकते हैं। नहीं सर, तो सर हमें पता है वो कंपनी क्या कर रही है। अगर हमें नहीं पता हो और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आके अगर अनटेस्टेड नहीं पता हो, मुझे पता है कि ताई कंपनी नशों में और ये जुए में पैसे लगाती है, तो फिर वो मैं काम करूंगा तो मुझे भी पता है कि मैं अपना गलत काम को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने गलत काम किया, जायज नहीं किया। ये लो अब मिस्टर डार्क
ईमेल की थी आपको। ब्लैक बोर्ड पे नंबर ब्लैक बोर्ड पे मिलेंगे। वो तो लास्ट में अगर पूरा सेमेस्टर चलेंगे, जैसे मैंने सेंड तो कर दिया। सेंड भले कर दिया, अच्छा किया, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लाजमी अपलोड कर दिएगा, क्योंकि नंबर जो है ना वो हम ब्लैक बोर्ड पे देंगे। सर इस पे कैसे ईमेल करिए आपने मुझे, ईमेल की हुई है ना सर? मैंने ब्लैक वो ग्रुप पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ अपना, उस पर ईमेल अगर कर आपको दो। उन्होंने की होगी ना, हाँ वो मनाना की हुई है वही प्रेजेंटेशन। हाँ तो की है, तो यहाँ से खोल लो, किस नाम से की है उसने? मनाना शुरू देखो आया यहाँ ऑनलाइन। सैयद मनाना एक सेकंड, इधर से ही आया भी तो नहीं ना। तो वो जो प्रेजेंटेशन होगी ना आपके पास, तो ऊपर में उसमें से पता चल जाएगा कौन सी। देखो इसमें कहाँ है, ये जी मनाना। कहाँ है? तो वो ब्लैक बोर्ड जो बंद है उसमें क्या करना है? वो जब खुलेगा आप वहीं अपलोड करेंगे ना, तो फिर उसके नंबर मिलेंगे। वो असाइनमेंट कर देना या ईमेल कर देना। नहीं, ईमेल नहीं करनी है, ईमेल पर नंबर तो पहले से भेज सकते हैं। आपका क्या नाम है इसमें? सही देखो। जी जी सर, मोहम्मद सईद। जी सर। सर उसमें लास्ट डेट वो सैंड आज तो ईमेल होगा कि रिपोर्ट जब खुलेगा तो कर दिया। तो सर अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे ये प्रेजेंटेशन मेरे ग्रुप वालों ने दे दी थी, ये 2 स्लाइड से रहती थी, वाई स्टडी इस्लामिक शरिया एंड इस्लामिक इकोनॉमी। तो सर इसमें ये कि शरिया जो है इस्लामिक, उसके थ्रू हम इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल भी डाली हुई है, मोरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, लीगल सिस्टम, इनसाइट, इंटरफेथ डायलॉग, कल्चर एप्रिशिएशन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो सर इसमें ये है कि शरिया के मुताबिक जो हम ज़िंदगी गुजारते अपनी एज इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से, तो सर उसमें यही चीज़ें दी हुई है कि जो हमें कुरान पाक कहता है, जो हमारा इस्लाम कहता है, हम तो उसके थ्रू ही हम अपनी शरिया लिखी हुई है, बड़े बुजुर्गों ने भी लिखी है, और कुछ हदीस भी है हमारे पास जिनके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या किसी के साथ कुछ ताल्लुकात है या किस तरह से उसको अप्रिशिएट करना है, वो उसमें उस तरीके रिलीजन के हिसाब से ही उन्होंने बताए हुए, तो उसके थ्रू ही हमें चलना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम उसके अगेंस्ट चलते हैं तो वो फिर हम हमारा रिलीजन हमारा नहीं रह सकता, क्योंकि फिर हम वो अपने रिलीजन से आउट हो जाते हैं। तो शरिया जो हमारे इस्लामिक अंडरस्टैंड द एथिकल एंड मोरल गाइडलाइन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। तो सर उसमें ये कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, तो उसके थ्रू हमें कोई चीज़ मतलब प्रिंसिपल जो हमें दिए हुए हैं कि इसके थ्रू आपके मुताबिक चलना चाहिए। तो लीगल सिस्टम इनसाइट, तो सर इस लीगल में ये है कि कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हराम हलाल, जैसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, जैसे हम हमारा अपना खाना पीना है या किस तरह कोई चीज़ खरीदनी है वो हमारे लिए हलाल है या सूद है, एक्सपायर एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें इसमें सर। इंटरफेथ डायलॉग, फैसिलिटेट इंटरफेथ डायलॉग बाय प्रमोटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग। सर उसमें ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे डायलॉग बोलने चाहिए कि अगला जो बंदा है या हमारा रिलीजन जो कहता है उस तरीके से हमें उस बंदे के साथ ट्रीट करना चाहिए, उससे बात करनी किस तरीके से जाके हमसे बड़ा है छोटा है या हमारे जितना है, तो उसके हिसाब से हमें किस तरह उससे बात करनी चाहिए। और सर कल्चर एप्रिशिएशन, अंडरस्टैंड द वैल्यूज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इन इस्लामिक सोसाइटी। तो सर इसमें जो वैल्यूज है, जैसे हम रहते हैं हमारे पड़ोसी जो है हमारे, उनकी क्या वैल्यूज है हमारे मुताबिक, तो वो भी हमारा इस्लाम बताता है कि उनके साथ कैसे, जैसे हमारे ट्रेडिशन आते हैं सर, कल्चर, जैसे ईद आती है हमारी, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, इसमें बहुत सारे हमारे 12 रबीउल अव्वल, तो वो हमें किस तरीके से मनाना चाहिए, किस डेट पे आते हैं वो सारी चीज़, और किस मतलब किस हिसाब से हमें
उसके ट्रीट करना चाहिए। जैसे लोग अलग, हर किसी का रिलीजन है, अलग हिसाब से करते हैं, लेकिन हमें अपने इस्लामिक व्यू से उसको किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जैसे सर ईद की नमाज होती है तो हम ईद की नमाज पढ़ने सब एक बड़े ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं सर, सारे रिश्तेदार हैं, ये पढ़ के फिर एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे होते हैं। और सर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, contribute to global citizenship by understanding different legal system। तो सर इसमें ग्लोबल, जैसे दुनिया में बहुत सारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो उसमें हमें उसके मुताबिक कैसे चलना चाहिए। तो सर वो हमें हदीस के मुताबिक चलना चाहिए। अगर कोई दूसरा रिलीजन वाला है तो हम उसके साथ किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, तो वो हमें एक हमारे सराउंडिंग जो हमारे सिस्टम चल रहा होता है उसको भी देखना पड़ता है हमें। तो उसके अगर अगेंस्ट जाते हैं तो वो फिर हमारे इस्लाम जहाँ हमारा शरीयत उसके अगेंस्ट, वो कहते हैं आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो हम एक तरह से हलाल कहते हैं और हराम कहते हैं, तो वो हराम की तरफ ज्यादा वो अप्रिशिएट करता है। और सर ये इस्लामिक इकोनॉमिक, इसमें आते हैं सोशल जस्टिस और इस्लामिक फाइनेंस, कल्चर कॉन्टेक्स्ट, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल। तो सर सोशल जस्टिस में ये एक्सप्लोर इकोनॉमिक प्रिंसिपल एम्फिसाइजिंग सोशल जस्टिस, फेयरनेस एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। तो सर जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हमें किस तरीके से उसमें एंटर होना है, किस तरीके से करना है कि हमें हर चीज का पता हो कि वो हमारे शरिया के मुताबिक है या नहीं है। ये सर मतलब ये हमारे अपनी नहीं है, ये हमारे सराउंडिंग जितने लोग हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है। और सर इस्लामिक फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज, अंडरस्टैंडिंग शरिया कंप्लेंट फाइनेंस एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल। तो अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सर लोग चीज ले लेते हैं और लोगों को किस्तों पे दे देते हैं, उसके ऊपर सूद चार्जेस, जो चार्जेस करते हैं वो सूद में काउंट होते हैं। तो वो सर किस तरह हमें कवर करनी, वो भी हम इसमें हमें अपना कल्चर या हमारा रिलीजन इस चीज से मना करता है हमें। और सर कल्चर कॉन्टेक्स्ट, गेन इंसाइट इनटू इकोनॉमिक सिस्टम डीपली रूटेड इन इस्लामिक कल्चर। तो सर कल्चर तो बहुत सारे लोगों के हैं, अलग 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 रिलीजन्स के, तो उनके थ्रू हम नहीं चल सकते क्योंकि हमारा इस्लामिक रिलीजन है, एक पाक रिलीजन है। तो सर हमें अपने रिलीजन के मुताबिक चलना पड़ता है, हमारे कल्चर के मुताबिक चलना पड़ता है। जैसे हम कपड़े कौन से पहन सकते हैं, हमारा स्टाइल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो हम अपने आप से अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं सर। और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, कंट्रीब्यूट टू इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। तो सर इसमें इंटरफेथ ये है कि हम फेथ जो हमारा यकीन होता है हमारे अपने कल्चर के मुताबिक कि हमें इस चीज में हमारा रिलीजन हमें अलाउड करता है, और हमें पता भी होना चाहिए कि जितना हम अपने कल्चर को समझेंगे वो उतना ही हमें बेनिफिट होगा, हमें आगे की जिंदगी में हमारी कैसे उसके मुताबिक गुजर सकती है। और सर ये पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, deepen personal and spiritual growth by understanding economic principle and aligned with Islamic faith. These highlights the diverse benefits that studying Islamic Sharia and Islamic economic can offer, spanning ethical consideration, legal insights, culture understanding, economic principle, and contribution to global dialogues and practice. तो सर इसमें यही कह रहे हैं कि हमें अपने इस्लाम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपनी शरिया के मुताबिक हमें चलना चाहिए। उसके अगेंस्ट अगर जा रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है आगे की ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमारा अकीदा जो भी है हम अल्लाह अल्लाह के ऊपर रखते हैं। हम जो भी करते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए करते हैं, हम कोई भी उनसे अलग हम चीज़ नहीं करते, क्योंकि हमारा अकीदा, हमारा दीन, ईमान सब हमारा अल्लाह अल्लाह पर है। उनके बाद हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमारे आखिरी नबी है। तो यही कदम है भाई। आपसे तो इसको बंद कर दूं या ऑन? हाँ मैं साइन अप करता हूँ। हम जाए ये
Oh